जय हिंद दोस्तों। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो टीबी या ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड है। इसमें हम टीबी, इसके लक्षण, इसके प्रकार, इसके कारण और इसके समाधान को इस वीडियो में जानेंगे। जो टीबी की पूरी जानकारी है वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहले हम इसमें एक टेबल ऑफ कंटेंट्स देखते हैं कि इसमें हमको क्या क्या देखने को मिलेगा। इसमें आपको ये मिलेगा कि ट्यूबरक्लोसिस रोग क्या होता है, इसके प्रकार, इसके कारण, इसके लक्षण, इसके कितने चरण होते हैं, इससे क्या निदान है, इससे कैसे बचें, इसका क्या इलाज है, क्या खाएं और क्या नहीं, और अक्सर जो इससे पूछे जाने वाले प्रश्न है वे भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए। तो सबसे पहले अगर बात करें ट्यूबरक्लोसिस टीबी क्या होता है। ट्यूबरक्लोसिस को आम बोलचाल की भाषा में टीबी कहते हैं। क्या कहते हैं? टीबी। इसे हिंदी में यक्षमा कहते हैं। क्या कहते हैं? यक्षमा। यह शरीर के विभिन्न अंगों को प्रभावित कर सकता है। हालांकि फेफड़ों में होने वाला टीबी सबसे आम प्रकार का होता है। कौन से वाला टीबी? फेफड़ों में होने वाला। कोरोना की तरह फेफड़ों में होने वाला टीबी भी खांसी और छींक के द्वारा एक से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। ट्यूबरक्लोसिस का खतरा उन लोगों को सबसे अधिक होता है जिन्हें पहले से कोई बड़ी बीमारी जैसे कि एड्स या डायबिटीज़ आदि होती है। किन लोगों को ज़्यादा खतरा होता है? जिनको पहले ही एड्स या डायबिटीज़ जैसी बीमारियां होती हैं। अगर आपको एड्स और डायबिटीज़ के बारे में फुल जानकारी या पूरी जानकारी लेनी है तो मैंने इन दोनों की वीडियो चैनल पर अपलोड कर दी है, आप इनको वहाँ से जाकर कवर कर सकते हैं। तो अब आते हैं हम अपनी इसी वीडियो को। तो साथ ही जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है उन्हें भी इस बीमारी का खतरा अधिक होता है। तो ट्यूबरक्लोसिस का सबसे ज़्यादा खतरा एक तो जिन्हें एड्स और डायबिटीज़ जैसी बड़ी बीमारी होंगी उन्हें होगा, और जिन व्यक्तियों की जो इम्यूनिटी है यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कमज़ोर होती है, वीक होती है, उन्हें भी इस बीमारी का खतरा सबसे अधिक होता है। तो ये तो हो गया हमारा ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है। अब देखते हैं ट्यूबरक्लोसिस के प्रकार। ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी मुख्यतः दो प्रकार की होती है, जिसमें लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस और सक्रिय या एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस शामिल है। ये जो है लेटेंट टीबी और एक्टिव टीबी का डायग्राम है। लेटेंट टीबी और एक्टिव टीबी। पीपल विद लेटेंट टीबी शो नो सिम्टम्स एंड कैन नॉट स्प्रेड द डिजीज। कहा गया है जो लेटेंट टीबी है ये जिन लोगों को होती है वे कोई इतने खास सिम्टम्स या साइन नहीं दिखाते हैं और इनसे जो है बीमारी नहीं फैलती है। लेकिन जो एक्टिव टीबी होती है वे टीबी के लक्षण शो भी करते हैं, जो सिम्टम्स होते हैं, और उनसे बीमारी फैलती है। तो जो लेटेंट टीबी होती है वो तो एक साइड में होती है लंग्स में, जबकि जो एक्टिव टीबी होती है वो पूरे लंग्स में होती है, जैसे कि इनमें दिखाया गया। अब देखते हैं लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस और सक्रिय ट्यूबरक्लोसिस को अच्छे से। लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस में बैक्टीरिया आपके शरीर में होता है, लेकिन आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यून सिस्टम उसे सक्रिय नहीं होने देता है, एक्टिव नहीं होने देता है। लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस के लक्षण आपको अनुभव नहीं होने देते हैं और यह बीमारी के कारण नहीं फैलती है। हालांकि अगर आपको लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस है तो वह सक्रिय ट्यूबरक्लोसिस बन सकता है। तो लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस में जो बैक्टीरिया होता है उसको आपकी जो इम्यूनिटी होती है, या फिर ये कह लीजिए
जो इम्यून सिस्टम होता है वो इस बैक्टीरिया को एक्टिव नहीं होने देता है, सक्रिय नहीं होने देता है। हालांकि जो ये लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस है ये एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस आगे जाकर बन सकता है, चांस होते हैं। अब देखते हैं सक्रिय ट्यूबरक्लोसिस, एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस। इस स्थिति में बैक्टीरिया आपके शरीर में डेवलप हो रहा होता है, विकसित हो रहा होता है और आपको इसके लक्षण भी अनुभव होते हैं। अगर आपको सक्रिय ट्यूबरक्लोसिस है तो यह बीमारी के कारण दूसरे में फैल सकती है। ट्यूबरक्लोसिस को अन्य दो भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी शामिल है। तो कहा गया है कि जो लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस है वो तो एक आदमी से दूसरे आदमी में नहीं फैलती है, जबकि जो एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच सकती है, ट्रांसफर हो सकती है डिजीज। अब इसको जो सक्रिय ट्यूबरक्लोसिस है इसको दो भागों में बांटा गया है। एक होता है पल्मोनरी और दूसरा होती है एक्स्ट्रा पल्मोनरी एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस। तो सबसे पहले अगर बात करें पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस की, तो यह फेफड़ों को, लंग्स को प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है और ट्यूबरक्लोसिस का प्राथमिक रूप है। तो ट्यूबरक्लोसिस का प्राथमिक रूप कौन सा है? पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। अधिकतर मामलों में यह बच्चों या बूढ़ों में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है? बच्चों या बूढ़ों में। जो पल्मोनरी होता है वो फेफड़ों को प्रभावित करता है और ये ट्यूबरक्लोसिस का, टीबी का प्राथमिक प्राइमरी रूप होता है। अब देखते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। यह फेफड़ों से अन्य जगहों पर होता है, जैसे कि हड्डियां, किडनी, लिम्फ नोड आदि। ट्यूबरक्लोसिस का यह प्रकार प्राथमिक रूप से प्रतिरक्षा में अक्षम के मरीजों में होता है। क्या होता है? प्रतिरक्षा में अक्षम, जिसकी इम्यूनिटी बिल्कुल वीक होती है। तो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस तो होगा फेफड़ों में और एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होगा हड्डियों, किडनियों और लिम्फ नोड में। अब देखते हैं ट्यूबरक्लोसिस के कारण। ट्यूबरक्लोसिस का कारण अनेक स्थितियां हो सकती हैं इसकी। ट्यूबरक्लोसिस से पीड़ित मरीज जब छींकता है या खांसता है और थूकता है तो उसके द्वारा छोड़ी गई सांस से वायु में टीबी के बैक्टीरिया फैल जाते हैं। क्या होता है कि जब कोई टीबी का मरीज छींकता है, खांसता है और थूकता है तो उसके द्वारा जो सांस छोड़ी जाती है वो वायु में टीबी के बैक्टीरिया को फैला देता है। यह बैक्टीरिया कई घंटों तक वायु में जीवित रहते हैं और स्वस्थ व्यक्ति भी आसानी से इसका शिकार बन सकते हैं। ट्यूबरक्लोसिस रोग का कारण अनेक स्थितियां हो सकती हैं। जब टीबी का बैक्टीरिया सांस के माध्यम से फेफड़ों तक जाता है तो यह कई गुना बढ़ जाता है और फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। हालांकि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता इसे बढ़ने से रोकती है, लेकिन जैसे जैसे यह क्षमता कमज़ोर होती है टीबी होने का खतरा बढ़ जाता है। तो टीबी में जो है, जो मेन खेल है या मेन जो प्ले रोल है वो इम्यून सिस्टम का है, इम्यूनिटी का है। ट्यूबरक्लोसिस का कारण पर ध्यान देकर कुछ सावधानियां बरती जाए तो इसका खतरा कम हो सकता है। अब देखते हैं ट्यूबरक्लोसिस के लक्षण। ट्यूबरक्लोसिस होने पर आप खुद में अनेक लक्षणों का अनुभव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। इसके लक्षणों में निम्न लक्षण शामिल है, जैसे कि 3 सप्ताह से अधिक समय तक खांसी होना, सांस फूलना, सांस लेने में तकलीफ होना, शाम के दौरान बुखार का बढ़ जाना, सीने में तेज दर्द होना, अचानक से वजन का घट जाना, भूख में कमी आना, बलगम के साथ खून आना, फेफड़ों का संक्रमण होना, लगातार खांसी आना, अस्पष्टीकृत थकान होना और बुखार आना, ये सभी जो है
टीबी या ट्यूबरक्लोसिस के लक्षण है, रीजन है। अगर आपको भी इनमें से कुछ लक्षण दिखाई दे तो सीधे जाकर डॉक्टर से परामर्श करें, कंसल्ट करें। आमतौर पर ट्यूबरक्लोसिस फेफड़ों को प्रभावित करता है, लेकिन यह दूसरे अंग जैसे कि गुर्दे, रीढ़ और मस्तिष्क को भी प्रभावित कर सकता है। इस स्थिति में लक्षण संक्रमित अंग पर डिपेंड करते हैं, निर्भर होते हैं। कुछ मामलों में टीबी फेफड़ों के बाहर भी विकसित हो सकता है। इसमें छोटी ग्रंथियां, हड्डियां व जोड़े, पाचन तंत्र, मूत्राशय व प्रजनन प्रणाली और मस्तिष्क व नसें भी शामिल हैं। इनके लक्षणों में निम्न लक्षण शामिल हो सकते हैं, जैसे कि लकवा लगना, पेट में दर्द होना, ग्रंथियों में स्थिर सूजन होना, डायरिया की शिकायत होना, पीठ में अकड़न होना, प्रभावित हड्डी में दर्द और उसकी कार्यशीलता में कमी आना, भ्रम होना, सिर में स्थिर दर्द होना, कोमा की स्थिति होना, दौरा पड़ना, ये सभी जो है इसके लक्षण होते हैं या हो सकते हैं। ट्यूबरक्लोसिस का यह प्रकार आमतौर पर उन लोगों को होता है जिसकी इम्यून सिस्टम प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर होती है। अगर आप खुद में टीबी लक्षण को अनुभव करते हैं तो जल्द से जल्द विशेषज्ञ से परामर्श करना चाहिए। अब देखते हैं कि टीबी के कितने चरण हैं, कितने स्टेप हैं। टीबी के 3 चरण होते हैं। एक होता है एक्सपोजर, दूसरा लेटेंट और तीसरा एक्टिव डिजीज। तो कितने चरण होते हैं टीबी के? 3, एक्सपोजर, लेटेंट और एक्टिव डिजीज। इस बीमारी का स्किन टेस्ट या तब ब्लड टेस्ट की मदद से इस प्रकार का या इस बीमारी का निदान किया जा सकता है। इसे ठीक करने और अन्य लोगों में इसके प्रसार को, ट्रांसफॉर्मेशन को रोकने के लिए अनुशंसित उपचार बिल्कुल आवश्यक है। तो ये जो है 3 चरण थे, एक्सपोजर, लेटेंट और एक्टिव डिजीज। अब देखते हैं टीबी का निदान। किसका निदान? टीबी। शरीर में ट्यूबरक्लोसिस का निदान करने के लिए 2 प्रकार के परीक्षणों का उपयोग किया जाता है, जिसमें टीबी स्किन टेस्ट और टीबी ब्लड टेस्ट शामिल है। टीबी स्किन टेस्ट में आपको जो है आपके आर्म पर इंजेक्शन लगाया जाता है, फिर उस इंजेक्शन के ऊपर एक सर्कल लगा दिया जाता है और उस सर्कल को 48 से 72 घंटे बाद देखते हैं। और जो टीबी ब्लड टेस्ट है वो तो एक पूरी प्रोसेस होती है, लंबी प्रोसेस होती है। एक सकारात्मक टीबी स्किन टेस्ट या टीबी ब्लड टेस्ट केवल यह बताता है कि एक व्यक्ति टीबी बैक्टीरिया से संक्रमित हो गया है। यह जांच यह नहीं बताती है कि व्यक्ति को लेटेंट टीबी संक्रमण है या वह टीबी रोग में बदल गया है। ये जो जांच है ये सिर्फ ये बताती है कि आपको टीबी है। कौन सा चरण है ये आपको नहीं बताती है। इन 2 ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट के अलावा डॉक्टर ट्यूबरक्लोसिस निदान करने के लिए अन्य जांचों का भी सुझाव दे सकते हैं, जैसे कि सीबी नेट टेस्ट, छाती का एक्सरे और स्पुटम टेस्ट आदि। अब देखते हैं ट्यूबरक्लोसिस से कैसे बचें। अनेक कारणों से ट्यूबरक्लोसिस संक्रमण होता है। हालांकि कुछ सक्रिय उपाय की मदद से ट्यूबरक्लोसिस के खतरे को कम कर इससे बचा जा सकता है। ट्यूबरक्लोसिस से बचने के लिए आप निम्न बिंदुओं का पालन कर सकते हैं, जैसे कि 2 हफ्तों से अधिक समय तक खांसी रहने पर तुरंत डॉक्टर से परामर्श करें। ट्यूबरक्लोसिस से पीड़ित व्यक्ति के पास न जाए और अगर जाए तो मास्क अवश्य लगाएं। ट्यूबरक्लोसिस से पीड़ित
मरीज के बिस्तर, रुमाल या तौलिया आदि का इस्तेमाल ना करें। अगर आपके आसपास कोई खांस रहा है या छींक रहा है तो अपने मुंह को रुमाल से ढक लें और वहां से दूर हट जाएं। अगर आप ट्यूबरकुलोसिस से पीड़ित मरीज से मिलने जा रहे हैं तो वापस आकर हाथ और मुंह को अच्छी तरह से धोएं और कुल्ला करें। विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम और फाइबर से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करें। इससे रोग प्रतिरक्षा प्रणाली, डिजीज इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। तो क्या क्या खाना चाहिए? विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम और फाइबर से भरपूर खाद्य पदार्थ। ट्यूबरकुलोसिस के मरीज को मास्क पहनकर रखना चाहिए ताकि दूसरों को यह रोग न फैले। साथ ही मरीज को जगह जगह थूकने के बजाय एक पॉलीथीन में थूकना चाहिए एवं पब्लिक चीज़ों का कम से कम उपयोग करना चाहिए ताकि दूसरे इस संक्रमण की चपेट में न आए। अगर आप ट्यूबरकुलोसिस के परहेज के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो कृपया विशेषज्ञों से परामर्श करें। तो ये तो सभी टीबी से बचने के उपाय। इन सभी का पालन करके आप जो है टीबी से बच सकते हैं काफ़ी हद तक। अब देखते हैं टीबी का इलाज। ट्यूबरकुलोसिस का इलाज अनेक माध्यमों से किया जा सकता है। नीचे हम ट्यूबरकुलोसिस के उपाय के बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें टीबी का जो मुख्य उपचार है उसमें कम से कम 6 महीने 6 मंथ तक एंटीबायोटिक्स लेनी आवश्यक शामिल है। तो क्या लेने शामिल है? 6 महीने तक एंटीबायोटिक्स। अगर टीबी आपके मस्तिष्क की रीढ़ की हड्डी या आपके हृदय के आसपास के क्षेत्र में फैल गया है तो आपको कुछ सप्ताहों के लिए स्टेरॉइड दवा लेने की भी आवश्यकता हो सकती है। हालांकि नॉर्मली जो है स्टेरॉइड नहीं लेना चाहिए, लेकिन टीबी के मरीज में जब ऐसे लक्षण दिखाई देने लगे तो स्टेरॉइड लेना पड़ सकता है। इन सब के अलावा ट्यूबरकुलोसिस का उपचार करने के लिए डॉक्टर निम्न का भी सहारा ले सकते हैं, निम्न तरीकों का भी सहारा ले सकते हैं। ट्यूबरकुलोसिस का उपचार करने के लिए दवाइयों की सहायता से उपचार किया जा सकता है, घरेलू नुस्खों से भी उपचार किया जा सकता है और आयुर्वेदिक इलाज से भी टीबी का इलाज किया जा सकता है। तो ये सभी जो है टीबी से बचने के उपाय हैं जिनकी मदद से आप टीबी के लक्षणों को दूर और इसके खतरे को कम या ख़त्म कर सकते हैं। अब मेन चीज़ आती है कि टीबी में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही मेन बात है। तो टीबी से ग्रसित मरीज को संतरे, आम, मीठे कद्दू और गाजर, अमरूद, आंवला, टमाटर, नट और बीज जैसे फल और सब्जियां को अपनी डाइट में शामिल करने का सुझाव दिया जाता है क्योंकि ये सभी विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई का एक उत्कृष्ट स्रोत है, एक बहुत ही अच्छा स्रोत है। तो क्या क्या खाना चाहिए? संतरे, आम, मीठे कद्दू, गाजर, अमरूद, आंवला, टमाटर, नट और बीज। तो ये सभी जो है किस इसके उत्कृष्ट स्रोत है? विटामिन ए के, विटामिन सी के और विटामिन ई के। साथ ही एक टीबी मरीज को कैफीन, जो कि कॉफ़ी में पाया जाता है, रिफाइंड चीनी और आटा, सोडियम और बोतल बंद सॉस से बचना चाहिए। तो ये तो था कि हमें क्या खाना चाहिए और ये है क्या नहीं खाना चाहिए। संतृप्त और ट्रांस वसा वाले खाद्य पदार्थ
डायरिया और पेट में ऐंठन और थकान के टीबी के लक्षणों को और ख़राब कर देते हैं। इसके अतिरिक्त बीमारी के उपचार और इलाज के चरण के दौरान शराब और तंबाकू का सेवन निश्चित रूप से बंद करना चाहिए या करना ही नहीं चाहिए। तो ये तो था टीबी के बारे में ओवरऑल इंफॉर्मेशन। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चनों को जो कि आमतौर पर लोगों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं। तो अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न जो हैं, सबसे पहले अगर बात करें तो ये होता है कि ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी कैसे होती है। तो आमतौर पर ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी एमटीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होती है। किसके कारण होती है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण। क्वेश्चन नंबर 2, क्या ट्यूबरकुलोसिस का परमानेंट इलाज संभव है? तो इसका आंसर है हाँ। अगर समय पर सही उपचार होता है तो उसकी मदद से ट्यूबरकुलोसिस का परमानेंट इलाज संभव है। क्वेश्चन नंबर 3, ट्यूबरकुलोसिस के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? तो हमारा आंसर है ट्यूबरकुलोसिस के शुरुआती लक्षणों में थकान, बुखार, खांसी में खून, खांसते हुए सीने में दर्द, ठंड लगना, अचानक से वजन घटना आदि शामिल है। प्रश्न नंबर 4, क्या टीबी हमेशा के लिए ठीक हो सकता है? इलाज से टीबी लगभग हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। एंटीबायोटिक्स का एक कोर्स आमतौर पर 6 महीने तक लेने की आवश्यकता होती है। कई अलग अलग एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग किया जाता है क्योंकि टीबी के कुछ रूप कुछ एंटीबायोटिक दवाओं के लिए प्रतिरोधी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, टीबी का लास्ट स्टेज क्या है? तो टीबी के 3 चरण होते हैं, 3 स्टेज होती है। एक होता है एक्सपोजर, दूसरा लेटेंट और तीसरा एक्टिव डिजीज। तो लास्ट स्टेज क्या हुई? एक्टिव डिजीज। क्वेश्चन नंबर 6, क्या टीबी छूने से फैलता है, टच करने से फैलता है या नहीं? आप केवल टीबी के कीटाणुओं में सांस लेने से संक्रमित हो सकते हैं। जब एक व्यक्ति हवा में खांसता है, आपको किसी के कपड़े, पीने के गिलास, खाने के बर्तन, हाथ मिलाना, शौचालय या अन्य सतहों से टीबी नहीं हो सकता है जहां कोई टीबी रोगी रहा हो। तो टीबी कैसे होता है? हवा में फैली हुई संक्रमित कीटाणुओं से। क्या टीबी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है? टीबी हवा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। किसके माध्यम से? मेन चीज देखिए इसमें, हवा के माध्यम से, जो मेन पॉइंट है इसका। फेफड़ों या गले के टीबी रोग से पीड़ित व्यक्ति के खांसने, बोलने, हंसने, गाने या छींकने पर टीबी के कीटाणु हवा में फैल जाते हैं। टीबी रोग वाले बीमार व्यक्ति के पास कोई भी व्यक्ति टीबी के कीटाणुओं को अपने फेफड़ों में सांस के जरिए ले सकता है। तो टीबी कैसे फैलती है? सांस के द्वारा। जो हवा में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं टीबी के, जब आदमी उनको अपने अंदर लेता है ऑक्सीजन के थ्रू, तो ये टीबी फैलती है। और सबसे ज़्यादा किसे सबसे पीड़ित करती है? सबसे ज़्यादा तो ये करती है उस व्यक्ति को जिसका इम्यून सिस्टम वीक होता है या प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होती है। प्रश्न नंबर 8, टीबी में क्या नहीं खाना चाहिए? क्या नहीं खाना चाहिए? एक टीबी रोगी के रूप में आपको कैफीन, रिफाइंड चीनी और आटा, सोडियम और बोतलबंद सॉस से बचना चाहिए। संतृप्त और ट्रांस वसा वाले खाद्य पदार्थ डायरिया और पेट में ऐंठन और थकान के टीबी के लक्षणों को और ख़राब कर देते हैं। इसके अतिरिक्त बीमारी के उपचार और इलाज के दौरान शराब और तंबाकू निश्चित रूप से सेवन नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9,
टीबी संक्रामक होना कब बंद हो जाता है? क्या होना? टीबी संक्रामक। यदि आपको फुफ्फुस या टीबी या लंग्स टीबी का निदान किया गया है तो आप अपने उपचार के दौरान लगभग 2 से 3 सप्ताह तक संक्रामक रहेंगे। आपको आमतौर पर इस समय के दौरान अलग थलग रहने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन आपके परिवार और दोस्तों में संक्रमण के फैलने से रोकने के लिए कुछ बुनियादी सावधानियां बरतना महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 10, टीबी के मरीज को सबसे ज़्यादा क्या खाना चाहिए? तो क्या क्या खाने चाहिए? संतरे, आम, मीठे कद्दू और गाजर, अमरूद, आंवला, टमाटर, नट और बीज जैसे फल और सब्जियां विटामिन ए, सी और विटामिन ई का एक उत्कृष्ट स्रोत होते हैं। इन खाद्य पदार्थों को टीबी रोगी के दैनिक आहार में शामिल किया जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 11, क्या टीबी के मरीज के साथ रहना सुरक्षित है? जब आपने टीबी रोग वाले व्यक्ति के साथ समय बिताया तो डॉक्टर या नर्स को बताना सुनिश्चित करें। यह जानना महत्वपूर्ण है कि एक व्यक्ति जो टीबी बैक्टीरिया के संपर्क में है वह तुरंत बैक्टीरिया को अन्य लोगों में फैलाने में सक्षम नहीं होता है। केवल जो एक्टिव टीबी रोग वाले, सक्रिय टीबी रोग वाले व्यक्ति ही टीबी बैक्टीरिया को दूसरों में फैला सकते हैं। तो इसमें गौर करने वाली बात है कि जो लेटेंट टीबी वाले पेशेंट होंगे वो दूसरे व्यक्ति में टीबी को नहीं पहुंचा सकते हैं। जो सिर्फ एक्टिव टीबी वाले पेशेंट हैं वो ही दूसरे व्यक्तियों में टीबी को पहुंचा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, टीबी रोग का दूसरा नाम क्या है या उसको और किस नाम से जाना जाता है? टीबी को यक्ष्मा, तपेदिक, क्षय रोग या एमटीबी के रूप में भी जाना जाता है। तो ये चारों जो है ये टीबी के ही या ट्यूबरक्लोसिस के ही दूसरे नाम है जो आमतौर पर इस्तेमाल किया जाते हैं। प्रश्न नंबर 13, ट्यूबरक्लोसिस टीबी का लास्ट स्टेज क्या होता है? टीबी के 3 चरण होते हैं, एक्सपोजर, लेटेंट और एक्टिव डिजीज। ये है लास्ट स्टेज, ये वाली। प्रश्न नंबर 14, क्या टीबी जीवन भर की बीमारी है? बहुत से लोग जिन्हें गुप्त टीबी संक्रमण होता है, सीक्रेट टीबी संक्रमण, उन्हें भविष्य में टीबी की बीमारी नहीं होती है। इन लोगों में टीबी के जीवाणु बिना बीमारी पैदा किए जीवन भर के लिए निष्क्रिय रहते हैं। लेकिन अन्य लोगों में, विशेष रूप से कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, वीक इम्यून सिस्टम वाले लोगों में, बैक्टीरिया सक्रिय हो जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, गुना करते हैं और टीबी रोग का कारण बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्या टीबी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है? जैसे कि हमने पहले ही बताया है कि टीबी जो है वो हवा के माध्यम से फैलती है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। फेफड़ों या गले के टीबी रोग से पीड़ित व्यक्ति के खांसने, बोलने, हंसने, गाने या छींकने पर टीबी के कीटाणु हवा में फैल जाते हैं। टीबी रोग वाले बीमार व्यक्ति के पास कोई भी व्यक्ति टीबी के कीटाणुओं को अपने फेफड़ों में सांस ले सकता है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो हमारी समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ कि टीबी को लेकर जो आपकी आज तक असमंजस थी या कुछ भी जानकारी थी वो आपको इस वीडियो में मिल चुकी होगी। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ ई ज्ञान वाला चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।